हेलो एंड वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग इंडिया एंड द डब्ल्यूटीओ को डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली इंडिया एंड द डब्ल्यूटीओ इसकी पहले वाली वीडियो में भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ एक में, लेकिन उसके अंदर क्योंकि हमने डब्ल्यूटीओ को डिस्कस किया था डिटेल में, तो कुछ स्टूडेंट्स को पता नहीं चला कि उसके अंदर हमने इंडिया एंड द डब्ल्यूटीओ को भी डिस्कस किया है, इसलिए उस पोर्शन को उसी वीडियो से निकाल कर ये एक नई वीडियो बना दी है ताकि अगर स्टूडेंट को सिर्फ इंडिया एंड द डब्ल्यूटीओ को डिस्कस करना समझना हो तो वो इस वीडियो से समझ सके। ठीक है, तो चलिए अब डिस्कस करते हैं इंडिया एंड द डब्ल्यूटीओ। देखिए, इस पोर्शन में हम बेसिकली देखेंगे कि इंडिया और डब्ल्यूटीओ के क्या रिलेशंस हैं, क्या उसके इंप्लीकेशंस हैं और क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट हुए हैं। देखिए, इंडिया डब्ल्यूटीओ का मेंबर, बेसिकली डब्ल्यूटीओ का मेंबर की अगर बात करें तो जाहिर है 1995 से, क्योंकि डब्ल्यूटीओ बनी ही 1995 में थी। ठीक है, लेकिन क्योंकि इंडिया गेट का मेंबर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग रहा है, यानी सिंस द इंसेप्शन ऑफ गेट 1948 के अंदर जब ये बनी थी गेट, उस वक्त इंडिया उसका मेंबर था। यानी जुलाई में जब ये बनी है तो इंडिया उसके उन मेंबरों में से था जिसने ये गेट बनाई थी। तो इस तरीके से आप देखें तो इंडिया इसका मेंबर हमेशा रहा है और एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। 1948 में जाहिर है उनको एज ए डेवलपिंग स्टेट उसने उसको ज्वाइन किया था। और जितनी डब्ल्यूटीओ की प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें इंडिया का एक बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल रहता है अपनी खुद की और दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज की वॉइस को रेज करने में। यानी इंडिया जब मीट में होता है डब्ल्यूटीओ की, तो वो सिर्फ ना अपने फायदे की बात करता है बल्कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन सब की फायदे की बात करता है। उसका एक एग्जांपल दोहा राउंड भी है जो कि 2001 में हुआ था, आप उसको जाके पढ़िएगा डिटेल में। डब्ल्यूटीओ की कॉन्फ्रेंस हुई थी दोहा में 2001 के अंदर, उसके अंदर इंडिया बहुत ज्यादा बोला था, यानी बहुत ज्यादा आउट स्पोकन रहा था और उसने बहुत ज्यादा डेवलपिंग कंट्रीज के इंटरेस्ट और प्रॉफिट को एडवोकेट किया था। यानी वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं बात कर रहा था, जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन सब के लिए बात कर रहा था। और उस मीटिंग के अंदर, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर इंडिया की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रही थी। वो मीटिंग भी बहुत ज्यादा सक्सेस रही थी क्योंकि उसके मीटिंग के अंदर ही 142 डेलीगेट्स यानी कंट्रीज एग्री हुई थी कि हम आगे एक राउंड ऑफ ट्रेड टॉक और करेंगे, जिसके अंदर हम लोग एनवायरनमेंट पर भी बात करेंगे, जिसके अंदर हम लोग कंपटीशन पर भी बात करेंगे और इन्वेस्टमेंट पर भी। तो इंडिया शुरू से आखिर तक अब तक मेंबर है और रहेगा, और इंडिया की इंपॉर्टेंस डब्ल्यूटीओ के अंदर बहुत ज्यादा रहती है और बहुत ज्यादा बोलता है। हर मीटिंग के अंदर, हर राउंड के अंदर, हर कॉन्फ्रेंसेस के अंदर इंडिया का एक सिग्निफिकेंट रोल रहता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि साहब डब्ल्यूटीओ की इस फंक्शनिंग से इंडिया के ऊपर क्या इंप्लीकेशंस आते हैं। तो उसके लिए मैंने कुछ इंप्लीकेशंस यहां रखे हैं, इंप्लीकेशंस फॉर इंडियन इकोनॉमी। यानी डब्ल्यूटीओ से क्या इंप्लीकेशंस इंडिया के ऊपर आते हैं, इंडिया में क्या फायदा है, क्या नहीं है, क्या चेंजेस है डब्ल्यूटीओ की वजह से। पहला है, देखिए, रिडक्शन ऑफ टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। यानी पहला तो यह है कि अब इंडिया को अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को घटाना होता है। जाहिर है इससे फायदा है, ट्रेड फ्लो बढ़ेगा। इंडिया के ऊपर बहुत सारी चीजों में क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए थे, इस डब्ल्यूटीओ की वजह से उनको आहिस्ता आहिस्ता फेजिंग आउट करने की बात भी आई। यानी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो रेस्ट्रिक्शंस है, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, वो आगे खत्म किए जाएंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशन ये आया कि वो इंडस्ट्रीज, हमारी कंपनी की वो फर्म्स जिनके पास कंपिटिटिव एडवांटेज है, वो अब लॉन्ग रन के अंदर सरवाइव कर सकती हैं। वो डब्ल्यूटीओ की पॉलिसीज के तहत बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेल कर सकती हैं। ये एक बड़ा फायदा है इंडिया को, जिससे कि उसका इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, जिसको हम लोग ट्रिम्स कहते हैं। ट्रिम्स हम बेसिकली यूज करते हैं, उसको एब्रीविएट करके ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। इसके अंदर बेसिकली जो ऐसा होता है कि मान लीजिए मेरी कंट्री है, मेरे अंदर मैं इनवाइट कर रहा हूं बाहर से इन्वेस्टमेंट, मेरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट होना है, तो एक तो तरीका यह है कि साहब मैं एकदम फ्री कर दूं
कि जो भी आए जिस चीज में चाहे मेरे इन्वेस्टमेंट कर सकता है। एक मैं कहूं कि नहीं, मैं अपना डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को देख रहा हूं, इस सेक्टर में इतना है, मुझे नहीं इतना चाहिए, इसमें मुझे नहीं चाहिए, इसमें मुझे चाहिए, यानी वो एक मैनिपुलेशन टाइप का चलने लगेगा, तो ये गड़बड़ हो जाता है। इससे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट फ्री नहीं हो पाता, रेस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं। तो WTO के इस मेजर के तहत, इस एक पॉलिसी के तहत इस इन्वेस्टमेंट को फ्री किया गया कि नहीं, कोई कंट्री, कोई भी हॉस्ट कंट्री किसी भी तरह के रेस्ट्रिक्शंस या किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। हर डिस्क्रिमिनेशन को फॉरबिड कर दिया गया कि अब इन्वेस्टमेंट फ्री रहेगा किसी भी कंट्री में, कैसे भी। ठीक है, अगला है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसको ट्रिप्स भी कहते हैं। सर, जो कॉपीराइट्स हैं, जैसे कि आपके पास पेटेंट है और ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स हैं, पेटेंट्स हैं, और आपके इंडस्ट्रियल सर्किट होते हैं, ट्रेडमार्क्स होते हैं, डिजाइन्स होते हैं, ये सारी चीजें जाहिर है एक हमने बनाई और कोई इसको दूसरा यूज ना कर ले, इसके लिए इस WTO ने एक तरीके का, ये समझ लीजिए, प्रोटेक्शन दिया है और एक लीगल रिकॉग्निशन दिया है ताकि कोई उसको दूसरा यूज ना कर सके। सर, ये एक इंडिया के इंप्लीकेशंस तो है कि इंडिया के अंदर रिसर्चेस बहुत होती हैं, तो ये सब चीजों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ सारी दुनिया इससे फायदा उठा रही है, तो ये एक बड़ा इंप्लीकेशन इंडिया के ऊपर भी आया कि अब उसके सारे जो पेटेंट हैं, कॉपीराइट्स हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स हैं, डिजाइन्स जो भी हैं, ट्रेडमार्क्स हैं, वो इंटरनेशनली यूज कर सकता है, दूसरी कंट्री में भी सेम कोई यूज नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरी बात, जो इससे इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि इसके बाद ही इंडिया ने अपने बहुत सारे एक्ट हैं, जैसे कॉपीराइट एक्ट है, पेटेंट एक्ट है, या आप कह लीजिए कि ट्रेड और मर्केंडाइज एक्ट है, इसके अंदर काफी अमेंडमेंट किए इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए। और जाहिर है इसका फार्मास्यूटिकल्स या आप टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज पर कहिए, उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। और एक फायदा यह भी है कि जाहिर है जब जो टेक्नोलॉजीज हैं वो इंडिया की आसानी से दूसरी जगह जा सकती हैं और दूसरी जगह की टेक्नोलॉजी आसानी से इंडिया में आ सकती है, ये भी एक फायदा, क्योंकि अब वो सिक्योर है ना। पहले तो टेक्नोलॉजी नहीं भेज, डरते थे लोग कि जाहिर है मैं किसी को भेजूं वो अपने नाम से ना उसको पब्लिश करा दे, लेकिन जब WTO ने इसको सिक्योर किया तो इंडिया ने फिर अपने अंदर ये सारे ट्रेड्स के अंदर, एक्ट्स के अंदर अमेंडमेंट किया और इस अपॉर्चुनिटी का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया। अब एक एग्रीकल्चर ऑन, वो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। बेसिकली होता ही है कि हर कंट्री अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को या कोई भी फूड प्रोडक्ट हो उनको ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी देना चाहती है, लेकिन WTO के अंदर इस बात को किया गया और इंडिया के साथ मीटिंग हुई कि जाहिर है कि अब उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं। अब जो एक्सपोर्ट है इसका, उसमें जो आप सब्सिडी देंगे या गवर्नमेंट सब्सिडीज हैं वो रिड्यूस कीजिए। ठीक है, ओवरऑल जाहिर है उसके अंदर एक पीस क्लॉज है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। उस पीस क्लॉज के अंदर इसको रोक दिया गया कि वहां पर ये अप्लाई नहीं होगा, लेकिन बाकी सारी जगहों पर आपको सब्सिडी कम करनी होगी। वो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में हुआ। एग्रीमेंट ऑन सैनिटरी एंड साइको सैनिटरी मेजर्स, जिसको हम SPM कहते हैं, इसके तहत बेसिकली ये किया गया, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ जर्म्स एंड बैक्टीरिया सेट किया गया है। अब साइंटिफिक मामला है कि साहब कितना बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए, क्या है क्या नहीं है, किस फेज में होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, ये एक WTO ने स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया है। उसके तहत अब ये देखा जाएगा कि वो कंट्री जो इस स्टैंडर्ड पर काम नहीं कर रही वो अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट नहीं कर सकती। अब हर कोई भी फूड प्रोडक्ट हो, मैरीन प्रोडक्ट हो, पैक्ड कैंड प्रोडक्ट हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, उसको इस स्टैंडर्ड से गुजरना होगा। और इसका जाहिर है इंडिया के अंदर तो आपको पता ही है क्या हालात है, तो थोड़ा असर तो इसका आएगा। और जाहिर है इससे इंप्रूवमेंट होगा। जितनी आपका फर्म्स है हमारी इंडिया के अंदर, आप देखिए जो इंटरनेशनली प्रोडक्ट भेजती हैं वो बहुत अच्छा होता है। मतलब अब मैं यहाँ सऊदी अरब में रहता हूँ, मैं देखता हूँ मैं यहाँ इंडियन प्रोडक्ट जो मैं यूज करता हूँ, दे आर वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स जो और जगहों से आ रहे हैं। ठीक है, तो जाहिर है इसका फर्क पड़ा। मल्टी फाइबर एग्रीमेंट, ये जो मल्टी फाइबर एग्रीमेंट है बेसिकली ये अब नहीं है, ये खत्म हो गया। ये 2004 के अंदर इसको खत्म कर दिया गया था। इट्स नो लॉन्गर बी अप्लाइड नाउ। इसके अंदर होता ये था कि उन्होंने
एक पॉलिसी ये बनाई थी WTO के अंदर, एक पॉलिसी बनी थी जिसको 2004 के अंदर बाद में WTO ने ही उसको ख़त्म किया गया कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो जो डेवलप कंट्रीज को फाइबर प्रोडक्ट्स बेचेंगी, क्लोथिंग जो है वो बेचेंगे मल्टी फाइबर कपड़े हैं और जो भी चीज़ें इस तरह की, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन से उसके ऊपर कोटा फिक्स कर दिया गया था। यानी डेवलपिंग कंट्री डेवलप्ड कंट्री को अगर कपड़ा बेचेगी तो उस पर कोटा है। जाहिर है उससे रेस्ट्रिक्शंस थे। ये डेवलपिंग कंट्री तो कपड़े, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यही ज्यादा प्रोड्यूस करती है। प्रॉब्लम थी, नेगोशिएट किया गया और उसके बाद ये बनाया गया कि नहीं, 2004 के अंदर जो इसकी मीटिंग हुई उसके अंदर इसको खत्म कर दिया गया, इसको डिसमेंटल कर दिया गया कि नहीं, आगे से ऐसा नहीं है, कोई कंट्री कितना कुछ भी एक्सपोर्ट कर सकती है। इसका इंडिया ने बहुत फायदा उठाया क्योंकि इंडिया में तो मल्टी फाइबर बहुत ज्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं, कपड़े हैं, टेक्सटाइल, होजरी, ये सारी बहुत ज्यादा है, तो इंडिया ने उसको फिर ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट किया और बहुत ज्यादा फायदा भी उठाया। ठीक है, तो ये तो इम्प्लीकेशंस है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। अब चलते चलते हम थोड़ा सा सिर्फ आइडिया लेंगे कि लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या क्या हैं इंडिया और WTO के बीच में। इसका मैं सिर्फ चीजें बताऊंगा क्या क्या है, इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स है उसके ऊपर तो एक पूरा वीडियो बन सकता है। लेटेस्ट डेवलपमेंट्स तो मैं इसमें बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हैं। पहला लेटेस्ट डेवलपमेंट तो आपने देखा होगा, ये अभी बहुत ज्यादा चल रहा है कि जो चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशंस हैं उसको उनको बैन किया गया है। कुछ चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशंस हैं जिससे कि काफ़ी लोग परेशान हैं। अब मैं पर्टिकुलर किसी एप्लीकेशन पे नहीं जा रहा हूं, तो वो बैन किए गए हैं। ठीक है, उसके बैन करने की वजह से एक बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर चेंज आया। ये WTO और इंडिया का एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है। ठीक है, दूसरी बात, इश्यूज रिलेटेड टू पीस क्लॉज, जिसका मैं अभी AOA में बात कर रहा था, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। होता क्या है कि जैसे मैंने बताया था कि हर कंट्री जो है वो एक सब्सिडी फिक्स करती है कि हम अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी देंगे। जाहिर है उससे कुछ कंट्री की फर्म्स जिनको सब्सिडी ज़्यादा मिलती है वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाते हैं, जिन्हें कम मिलती है तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो WTO ने क्या किया, एक AOA वो एग्रीमेंट बनाया और कहा कि नहीं, वो एक लिमिटेड है, अब आप इस लिमिट तक सब्सिडी देंगे, उसके आगे नहीं देंगे। लेकिन हर कंट्री अपने यहां फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चलाती है। तो WTO ने कहा कि वो कंट्री जो फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चला रही हैं उनको लीगली बार्ड नहीं किया जा सकता इस सब्सिडी से। वो अगर इसको ब्रीच भी करते हैं इस लिमिट को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है। फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम जाहिर है सिर्फ उसी कंट्री को फायदा थोड़ी पहुंचाए, दूसरी कंट्रीज के लोगों को भी, गरीबों को फायदा पहुंचाता है। इनका काम ही फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम का होता है कि कोई गरीब भूखा ना सोए। ठीक है, तो इसलिए वहां पर WTO ने कहा कि अगर फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम का मामला है तो वहां पर अगर वो इस लिमिट को ब्रीच भी करते हैं तो लीगली बैन नहीं किया जाएगा। ठीक है, तीसरी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ICT में है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इस पर टैरिफ में चेंजेस किए गए हैं। और आखिरी जो चौथा डेवलपमेंट है वो फिशरीज सब्सिडीज के अंदर है, लेटेस्ट डेवलपमेंट के अंदर आया है। यानी जो फिशरीज हैं उनके अंदर सब्सिडीज में चेंजेस आए गए हैं, नए लॉज और कानून बने हैं। ठीक है, मैंने सिर्फ इसको थोड़ा सा एक आइडिया दिया है, मैं बहुत डिटेल में नहीं गया हूं। आप लोग कहेंगे तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, व्हाट आर द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन द इंडिया एंड द WTO, क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो बन सकता है। तो इसलिए मैंने सिर्फ इसका एक जनरल आइडिया दिया है और मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, पूरी वीडियो समझे होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।